हरियाणा विधानसभा में मंत्री अनिल विज और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच नोकझोंक। अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसा तंज, कहा मैं आग हूं, फैल गया तो भाग ना पाएगा। बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का जवाब, कहा बजट का ज्यादातर हिस्सा जनमानस की सोच, हर वर्ग के लोगों ने बहुमूल्य सुझाव दिए। हरियाणा विधानसभा में 4 अहम बिल पास। नए बिल में शव रखकर प्रदर्शन करने पर होगी रोक। कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक नौकरी सुरक्षित। डंकी रूट पर सख्ती और सट्टेबाजी पर भी बनेगा नया कानून। बल्लभगढ़ में महिला डॉक्टर की दिन दिहाड़े हत्या। 34 साल की डॉक्टर प्रियंका की चाकू गोदकर हत्या। पति और देवर पर कत्ल के आरोप। 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा शव। पानीपत में नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला। 1 सप्ताह बाद भी नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। रोहतक की सुकवा यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती के खुलासे से सनसनी। छात्रों ने सरकार और गवर्नर से की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन में मचा हड़कंप। भिवानी की एक और बेटी बनी गोल्डन गर्ल। दिव्यांग बेटी मुस्कान ने खेलो इंडिया के शॉटपुट में जीता गोल्ड। भिवानी में मुस्कान का भव्य स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। हरियाणा प्राइम में सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा की। बजट सत्र जारी है और इस बीच हरियाणा विधानसभा में विज और हुड्डा में नोकझोंक होती हुई नजर आई है। इस खबर के साथ ही शुरुआत करने जा रहे हैं। अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा है। अनिल विज बोले कि मैं आग हूं, फैल गया तो भाग ना पाएगा। तो विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच तंज नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन अनिल विज का जो स्टाइल है हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग जरूर नजर आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने अनिल विज कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास अहम विभाग हैं इस समय हरियाणा सरकार में और दोनों के बीच नोकझोंक होती हुई नजर आई। और इस बीच अनिल विज की एक स्टेटमेंट जो खूब चर्चा में है। अनिल विज कह रहे थे कि मैं आग हूं, फैल गया तो फिर भाग ना पाएगा। और यह कहा जा रहा है कि यह स्टेटमेंट दी गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई नोकझोंक के दौरान। तो हरियाणा विधानसभा में विज और हुड्डा में नोकझोंक हुई है। और आपको बता दें कि इस समय 11वां दिन है बजट सत्र का और बजट सत्र में जो बजट पेश किया गया उसके ऊपर भी चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनका जवाब जो आया वो भी आपको बताएंगे बजट सत्र पर। और इस बीच जब प्रश्नकाल हो या फिर शून्यकाल हो तो उस समय अपनी अपनी बारी के ऊपर सवाल के हिसाब से जो नेतागण उठते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने हल्के को लेकर जो सवाल किए जाते हैं। और इस बीच नोकझोंक होती हुई नजर आई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच। एक बार अंबाला कैंट चलते हैं, कम से कम वहां के लोगों को धन्यवाद कर देंगे जो विज साहब को चुन के, नहीं तो इस पर टोक लग जाती है अपने विधानसभा पे, नजर पट्टू बन जाता है। धन्यवाद आपको। नजर अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बार बार में मेरा नाम ले लेते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अब सुन लो ना, मैं इनको कहना चाहता हूं मुझसे मत खेल, मैं आग हूं। मुझसे मत खेल और पकड़न खुद आइए, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं, मैं फैल गया तो तू भाग भी ना पाए। चलिए मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में क्या है
इनके दोनों का आपस में टोके बिना तो दिल लगता नहीं। लगता नहीं है। तो वो 10-1 मिनट बड़े मुश्किल से होते हैं, तो एक बार चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ इस पूरी बातचीत में हुआ और क्यों ये पूरा विवाद हुआ, शुरू कहां से होता है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला कैंट का जिक्र कर रहे थे और उस बीच अनिल विज की तरफ से जवाब दिया गया। एक बार बयान आपको फिर से सुनवाते हैं। जो विज साहब को अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बार बार में मेरा नाम ले लेते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, अब सुन लो ना, मैं इनको कहना चाहता हूं, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं। मुझसे मत खेल और पकड़न फूटाइए, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं। मैं फैल गया तो तू भाग भी ना पाए। चलिए मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में क्या है, इनके दोनों का आपस में टोके बिना तो दिल लगता नहीं। लगता नहीं है। तो वो 10-1 मिनट बड़े मुश्किल से होते हैं, तो एक बार चलिए बहुत अच्छा प्यार है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख होगा। बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी जवाब दिया गया। बजट का ज्यादातर हिस्सा, उनकी तरफ से यह कहा गया कि बजट का ज्यादातर हिस्सा जनमानस की सोच पर आधारित था। उन्होंने यह भी कहा कि सुझाव जुटाने की प्रक्रिया को महाकुंभ की संज्ञा दी गई। हर वर्ग की जनता ने बहुमूल्य सुझाव दिए। तो गौरतलब है कि हरियाणा में बजट पेश किया गया और उसके ऊपर चर्चा मुख्यमंत्री की तरफ से इस चर्चा के दौरान जिक्र किया गया कि जो भी सुझाव जुटाने की प्रक्रिया है, हर वर्ग तक पहुंच करने की कोशिश हुई, हर वर्ग से सुझाव लिए गए और उस हिसाब से ही बजट तैयार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह बजट भाषण का 1/3 से भी अधिक हिस्सा, कोई भी वाक्य मेरा वाक्य नहीं था, बल्कि हरियाणा के जनमानस की सोच थी। केवल आवाज मेरी थी माननीय अध्यक्ष जी, सोच हरियाणा के लोगों की। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर अंकित दुधानी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अंकित, क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन, बजट सत्र का ये 11वां दिन, क्या कुछ खास? मैं दोबारा रुक करता हूं, अंकित हमारे साथ जुड़ेंगे। और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है, 11वां दिन है। बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री नायब सैनी आज बोलते हुए नजर आए हैं और बजट चर्चा पर उनकी तरफ से जब जवाब दिया गया तो जिक्र किया गया कि जो बजट इस बार तैयार किया गया और उस बजट में जो लोगों के सुझाव थे, हरियाणा वासियों के सुझाव थे, उन सभी को शामिल किया गया है और बजट का ज्यादातर हिस्सा जनमानस की सोच के ऊपर ही आधारित था। और अंकित दुधानी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ खास है आज के सत्र के दिन में हरियाणा विधानसभा में? बिल्कुल, सत्र चल रहा है और प्रश्नकाल हो चुका है। उसके बाद मुख्यमंत्री अभी फिलहाल जवाब दे रहे हैं बजट पर, जो अपना रिप्लाई देते हैं वो अपना रिप्लाई दे रहे हैं। और जो सवाल सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा या विपक्ष के विधायकों द्वारा बजट में चर्चा के दौरान पूछे गए, उन एक एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। खासकर विपक्ष ने, किसी ने बजट को निराधार बताया, किसी ने विकासशील वाला बजट नहीं बताया, किसी ने कुछ कहा कि कर्जा बढ़ गया है। तो हर एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री नोट करके लाए हैं और एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। और बीच बीच में विपक्ष से ये भी अपील करते हैं कि आप बैठे रहना, भाग मत जाना, यहाँ से चले मत जाना, क्योंकि विपक्ष
अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मुख्यमंत्री रिप्लाई करने लगते हैं तो विपक्ष उठ करके वॉकआउट कर जाता है। तो बार बार ये भी कहते हुए नजर आते हैं और बीच बीच में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिलती है। वो चाहे अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की बात हो या दूसरे विधायकों के बीच की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल खुशनुमा हो जाता है और जो एक दूसरे के ऊपर कमेंट जरूर कसते हैं। जैसे अनिल विज जो कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे मत खेल, मैं आग हूँ, अगर मैं फैल गया तो तू भाग भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से लगातार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच नोकझोंक चली है और अभी भी मुख्यमंत्री रिप्लाई कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और विधानसभा का सत्र खूब हंगामे वाला भी आप कह सकते हैं, या जो वहां पर चर्चा हो रही है, तकरार हो रही है, वो भी खूब गर्मा गर्म बहस होती हुई नजर आई है, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच। और अगर बात करें विधेयक की, तो कल विधानसभा में 4 अहम बिल पास हुए। नए विधेयक में शव रखकर प्रदर्शन करने पर रोक होगी। वहीं कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी है वो सुरक्षित 58 साल तक होगी, जो नए विधेयक है उनके हिसाब से। और डंकी रूट के जरिए जो विदेश जाते हैं और डंकी रूट के जरिए जो भेजने का झांसा देते हैं ट्रैवल एजेंट, उनको लेकर भी सख्ती की जा रही है। जो विधेयक नया लाया गया, डंकी रूट पर सख्ती और सट्टेबाजी पर भी नया कानून बनाया जाए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और खबर है पानीपत से। पानीपत में नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। 1 सप्ताह पहले आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और आरोप है कि अभी तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया। जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आरोप यह भी है कि आरोपी का पिता किसी धार्मिक स्थल का बाबा है। पिता पर भी महिला के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। आरोप लगने के बाद आरोपी न्यूजीलैंड भाग गया। बता दें कि आपको यह मामला पानीपत के किला थाने का है, जहां पर सेठी चौक के पास एक नाबालिग लड़के ने 6 से 7 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की। वही बच्ची को वीडियो गेम खिलाने के बहाने अपने घर पर लेके गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची किसी तरह वहां से भाग निकली और घर पहुंचकर अपनी दादी को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। देखिए, उसमें किले थाने में उस घटना के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई। उसमें लड़का भी माइनर है और लड़की भी माइनर है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही जो लीगल एक्शन बनता है वो हम करेंगे। किन धाराओं से वो पोक्सो में दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया सर? नहीं, अभी उसमें काउंसलिंग वगैरह चली हुई है, तो क्योंकि दोनों ही नाबालिग हैं, इसलिए जो लीगल एक्शन उनका उसमें बन पाएगा वो हम करेंगे। नहीं, जब बच्ची किसी कोई भी पोक्सो में मुकदमा दर्ज होता है तो उसी टाइम तुरंत उसका पहले तो मेडिकल होता है, उसके बाद अगले दिन काउंसलिंग होती है। 164 के बयान होते हैं पहले, उसके बाद CWC में काउंसलिंग हो जाती है। अगर सैटरडे संडे आ जाता है बीच में तो फिर मंडे को होती है। तो अब तक तो हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो ये शंका का विषय। नहीं, इसमें तो ढिलाई तो नहीं होती। पोक्सो में तो तुरंत कार्रवाई होती, तुरंत जो है बच्ची के बयान होते हैं और जो भी मेडिकल वगैरह जो भी करवाना होता है, ये तुरंत काउंसलिंग तुरंत होती है इसमें। और जो भी तथ्य होते हैं तो पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना होते हैं कि इसमें ढील क्यों हो रही है, ये जांच का विषय। अब खबर है बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ में एक महिला डॉक्टर की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई और कत्ल के आरोप पति और देवर पर ही लगे हैं, लेकिन पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। चाकुओं से गोदकर महिला डॉक्टर प्रियंका की हत्या। डॉक्टर प्रियंका के क्लिनिक में ही उनका कत्ल। क्लिनिक के ऊपर वाले कमरे में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के करीब 10 घंटे तक उनका शव कमरे में पड़ा रहा, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगी। रात को जब परिवार वाले क्लिनिक पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ शव को देखकर उनके होश उड़ गए। आके देखते हैं भैया, जैसे ही ये मुझे ऊपर लेके गए, मैं तो लेडीज हूँ भैया, मैंने डेड बॉडी देखी, मैं वहीं पे गिर गई। अपनी बहन को बेड की साइड में लगा रखा है, खून चक्कुओं से गोद रखा है उसे, और मेरे जीजा के या मेरे घर वाले के कपड़े मुझे नहीं पता, खून में लथपथ वहीं पे पड़े हैं। बुनियान है सफेद, शर्ट है, पैंट है नीले कलर का, बेड पे पड़े हैं और बहन ऐसे
मृतक की छोटी बहन पूजा ने इस हत्या के लिए प्रियंका के पति भगत सिंह और अपने पति लखीम चंद को जिम्मेदार ठहराया है। पूजा के मुताबिक प्रियंका का पति उसे लगातार धमकियां दे रहा था। परिवार का आरोप है कि प्रियंका की हत्या पूरी योजना के तहत की गई। हत्या से एक दिन पहले ही प्रियंका की सास और देवर क्लिनिक पर आए थे। वो प्रियंका के दोनों बच्चों नकुल और एकता को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उन्होंने प्रियंका के साथ मारपीट भी की। इस मामले में थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रियंका को कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। अगर पुलिस एक्शन लेती तो शायद प्रियंका की हत्या नहीं होती। भैया उन्हें सजा चाहिए, जैसे हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। कल रो रो के मेरी बहन ने थाने में ये बोला कि भैया मुझे मार देंगे, और पुलिस वाली मैडम से ये बोला था कि मैं मार दूंगा। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे हम, और मेरी बहन ने बोला कि मुझे मेरा पति मार देगा, तुम आ जाओ। तो कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि मेरा पति 112 चलाता है, तो उसकी थोड़ी बहुत लिंक है पुलिस ने, तो उसने पैसे दे दिए पुलिस में, तो पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। भैया अगर वो मर्डर नहीं करते तो उनका फोन 5-8 घंटे हो गए मेरे जीजा के फोन को बंद क्यों कर रखा है। प्रियंका की शादी 2010 में हुई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते वो पिछले 4 साल से बल्लभगढ़ में किराए के मकान में रहकर अपना क्लिनिक चला रही थी। उनके पति भगत सिंह सेक्टर 16 में डायल 112 की गाड़ी पर ड्राइवर है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो 10 बजे करीब मालूम हुआ कि भी इसकी हत्या हो चुकी है। उसके पश्चात मेरे साथ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? किसने हत्या की है? कोई प्रथम जांच में पता चल पाया? उन्होंने उसके ससुराल पक्ष पे आरोप लगाए हैं, पति देवर वगैरह के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अभी जांच। शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा लग रहा है, लेकिन क्या यह हत्या केवल घरेलू क्लेश का नतीजा है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बल्लभगढ़ से अनिल राठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर है कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर है। महायज्ञ में फायरिंग का एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुख्य आरोपी रॉबिन की तलाश जारी। मुख्य आरोपी रॉबिन के कहने पर ही फायरिंग की गई थी। ये जो आरोप लगे हैं, अभी तक पुलिस ने दूसरे आरोपी से पिस्टल भी बरामद की है। मामले की जांच करते हुए सीआईए 2 की तरफ से 24 मार्च को पहले आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 45 बोर का पिस्टल बरामद हुआ। कोर्ट से आरोपी को 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया था। टीम ने दूसरे आरोपी जयदीप को कासंडी से गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। मुख्य आरोपी रॉबिन खोखर की गिरफ्तारी भी बाकी। रॉबिन के कहने पर ही जो आरोप है कि फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के दौरान जो साधु ब्राह्मण बुलाए हुए थे, उनको खाना परोसने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। जो वहां पर साधु पहुंचे, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि जो हमें पुराना खाना दिया जा रहा है और उसको लेकर वो लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं। 3-4 दिन हो चुके थे और इस बीच उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और बवाल इतना बढ़ा कि मामला फायरिंग तक पहुंच गया और 3 आरोपियों के ऊपर फायरिंग के आरोप लगे, देवेंद्र, जयदीप और रॉबिन खोखर। इन 3 में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 में से 2 जो अभी तक कह रहे हैं कि रॉबिन खोखर ही मुख्य आरोपी है, उसके कहने पर ही फायरिंग की गई। रिमांड के दौरान उससे वो वेपन हमने बरामद कर लिया है, जिसके लिए रिमांड लिया था। वो जो 45 बोर का अति आधुनिक वेपन है, जिससे वो गोली चली थी और जिसके फौल हमें बरामद हुए थे। और इसके अलावा जो दूसरा लड़का था, एक और था जयदीप, जो गनमैन था, ये भी रॉबिन का। कल हमने जयदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके पोजेसन से जो 30 बोर का वेपन था, जिससे भी गोलियां चली थी और जिसके खोल मौका पे मिले थे, वो वेपन भी हमने बरामद कर लिया है। तो अभी इसमें दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, गनमैन को, और दोनों के वेपन बरामद कर लिए हैं। अब इसमें रॉबिन है जो तीसरा मुलजिम है, जिसके कहने से इन्होंने गोली चलाई है और ये जिसके लिए काम करते थे उसकी गिरफ्तारी बकाया है। जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं और बात होगी गानों में गन कल्चर की, अश्लीलता की, जिसका विरोध हरियाणा में लगातार हो रहा है। एक तरफ मासूम शर्मा के शोज में पुलिस पहुंच जाती है तो दूसरी तरफ लोगों की तरफ से भी विरोध है। गानों में गन कल्चर और अश्लीलता का विरोध किया गया। फोगाट खाप उतरी है इसके विरोध में। कलाकारों को आपस में लड़ने की बजाय कोर्ट में
लड़ाई लड़नी चाहिए। खापों के फैसले पर सरकार एक्शन ले। और ये भी इस खाप की तरफ से कहा गया कि खाप पंचायतें एकजुट होकर कड़े फैसले लेंगी। गौरतलब है कि मासूम शर्मा इस समय खूब चर्चा में है। हरियाणवी सिंगर हैं और उनका एक शो गुरुग्राम में हुआ जिसमें उनकी तरफ से जो गाना गाया जा रहा था, पुलिस ने वहां पर पहुंचकर रुकवा दिया। और कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ जयपुर में। मासूम शर्मा के शो में पुलिस पहुंच गई और आरोप है कि मासूम जो गाने बैन किए गए हैं उनको गा रहे थे, इसलिए उनका शो ही रुकवा दिया गया। और इस बीच हरियाणा में यह चर्चा जरूर इस समय चरम पर है कि जो गानों में गन कल्चर की बात कितनी होनी चाहिए, अश्लीलता जो परोसी जा रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है और क्यों इस तरह से जो सिंगर्स हैं वो इन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं। खैर, कुल मिलाकर मासूम शर्मा का जो पूरा विवाद है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्वसहमति से फोगाट खाप द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम इस गन कल्चर गानों के खिलाफ जितने भी असामाजिक असभ्य गाने हैं, फोगाट खाप इनका जो है इनके भर्त्सना करती है कड़े शब्दों में और फोगाट खाप इनके बिल्कुल खिलाफ है। और इसके अलावा जितने भी ये गायक हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी अभी सरकार ने 1-2 गायकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जितने भी गायक हैं उन सभी के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए जाएं और उनके सभी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। अगर उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह सरकार द्वारा दिया गया है, उन गायकों के लाइसेंस रद्द कर करके और उनके ऊपर जुर्माना आदि लगा करके उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। उधर रोहतक की सुपा यूनिवर्सिटी से अगली खबर है। यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती को लेकर बवाल हो रहा है। यूनिवर्सिटी परिसर में अफीम के सैकड़ों पौधे उगाए गए और पौधे किसने उगाए इस बारे में जांच जारी है। छात्रों ने सरकार और गवर्नर से इस बात की शिकायत भी की। शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस बारे में किसी ने कमेंट करने से इनकार किया है। अब यूनिवर्सिटी में कौन पौधे आकर लगा गया और सैकड़ों पौधे हैं अफीम के और इसके ऊपर बवाल हो गया है। ये सुबह यूनिवर्सिटी रोहतक की खबर है, जानकारी वहां से आई है। इसके बाद जो शिकायत है वो गवर्नर को भी दी गई है और जो प्रबंधक हैं यूनिवर्सिटी के उनको भी इसकी शिकायत दी गई है। अब जांच का विषय जरूर है कि पौधे किसने उगाए, कहां से आए और इसके पीछे मंशा क्या थी। क्या कोई शरारत है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है। हरियाणा में नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में इस पर लगाम लगी हुई है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट, जो जिसे दादा लक्ष्मीचंद के नाम से भी जाना जाता है, सुपवा यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सरी के पास एक कोना ऐसा भी है जहां पर अफीम उगाई गई है। इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ छात्रों ने देखा कि यहाँ पर अफीम के पौधे उगा रखे हैं और उसके बाद उन्होंने एक शिकायत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी शिकायत गई, गवर्नर के पास भी शिकायत की गई और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई कि आखिर ये पौधे किसने उगाए हैं, नशे की खेती यहाँ पर कौन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपने आप उग गए। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पर्पल फूल है और ये पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, जो पिंक कलर के फ्लावर्स हैं ये अफीम के पौधे हैं और बाकायदा शायद किसी ने इनसे अफीम भी निकाली है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि बहुत सारे ये जो डोडा है इसको कट भी लगा रखा है। देखिए जैसे ये है, इसमें कट करके अफीम निकाली गई है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे अफीम निकाली जाती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्का दुक्का कोई पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं और अब इन पे सब पे डोडे निकल चुके हैं। ये कहाँ से आए, हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कोई बीज आ गया होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको अफीम के पौधे नज़र आ रहे हैं उससे लगता है कि शायद ज़रूर किसी ने इसको उगाया है और बाकायदा इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट फिल्म आर्ट और एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से अगर नशे की खेती होगी, नशे के पौधे वहाँ पे मिलेंगे तो स्टूडेंट्स उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शायद किसी ने किया भी हो।
काफ़ी चिंताजनक है और यूनिवर्सिटी की तरफ से कमेटी बनाई गई है जो इसकी जांच कर रही है। फिलहाल मीडिया से किसी भी तरीके से बात करने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इनकार कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पौधे यहाँ पर आए कैसे। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है पिहोवा से। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया जा रहा है। एकादशी से अमावस्या तक मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस बीच लाखों श्रद्धालु चैत्र चौदस के मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। मेले को लेकर प्रशासन ने भी बड़ी तैयारियां की हैं और हर क्षेत्र में विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। शहर के कोने कोने में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। 27 से 29 मार्च तक लगने वाले मेले में श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। हरियाणा से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में पंजाब से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। का शुभारंभ आज हो गया है। विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु इस मेले में आकर के पिंडदान की जो कर्मकांड है वो पूर्ण करते हैं पुरोहितों के माध्यम से, और इसके लिए प्रशासन के द्वारा जो है विस्तृत व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। काफ़ी डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस विभाग की तरफ से जो है मेले में किया गया है। सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। इसके अलावा सफाई पर जो है हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, और आशा है कि आने वाले लोगों को बड़ी सुविधा के साथ इस मेले में उनका जो भी क्रियाक्रम के लिए वो आते हैं वो संपन्न करवाने में हम